क्या आपने कभी सोचा है आयरन से ब्रिज बनते हैं पर सल्फर क्यों नहीं? गोल्ड शाइन करता है लेकिन कार्बन डल क्यों होता है? वेल, इसका आंसर छुपा है उनकी प्रॉपर्टीज में। हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसके बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको एग्जाम के साथ साथ नॉलेज भी देंगे। तो नोटबुक ले लो, थोड़ा फोकस कर लो क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स है क्या। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली शाइनी, यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं वो शाइन करेंगे, चमकेंगे। ठीक है, मेलेबल होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मेटल्स जितने भी होंगे वो लगभग सारे किस में होंगे, मतलब किसका काम करेंगे, एज अ कंडक्टर्स। ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल और ऊपर से मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, अब ये ब्रिटल नेचर क्या हुआ, जैसा आप क्या कहते हैं, लेड ले सकते हैं, शीशा। ठीक, आप उसको जब ब्रेक करते हो ना तो आपको इंडिकेट नहीं करता कि ये टूटने वाला है। तो जो भी चीज़ें ऐसी होती है जो ब्रेक होने से पहले आपको इंडिकेट नहीं करती है, डायरेक्टली ब्रेक हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये शाइन भी नहीं करेंगे और पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास इजीली नहीं कर पाते जैसे मेटल से कर पाते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सबसे पहले आपको कि भाई शाइनी नेचर का है। दूसरा मेलेबल है, मतलब इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट पीट के। ठीक, और ये किस नेचर का होगा, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी जो डेंसिटी है वो भी कैसी होती है, हाई। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, वो भी हाई होगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अगर मेटल्स जो है जैसे मतलब आयरन ले लो। ठीक है, आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपने क्या कहते हैं, कोई भी जैसे दराती बना दी, कुछ भी ऐसा जो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो उसको पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। अब मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर, है ना। तो अगर वो जल्दी से ऐसे हो जाए कि क्या कहते हैं, पिघल जाते, तो क्या हम उससे बना सकते थे कुछ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वो हाई होता है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इजीली मेल्ट नहीं करते। बट अगर आप नॉन मेटल्स की बात करोगे तो नॉन मेटल्स इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब पहले की क्या है कि भाई एक्सेप्ट आयोडीन, ये सारे चमकेंगे नहीं। आयोडीन चमकता है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, मतलब इनको हम पीट भी नहीं सकते और दूसरे कैसे हैं कि इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक अच्छा अ, माना जाता है किस चीज़ के लिए, कंडक्टर्स और हीट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि भाई बताओ जरा, इनमें से कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूजफुल है, तो आपको ध्यान रखना ग्रेफाइट है। और इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी कैसी होती है, लो।
और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, लो। मतलब ये जल्दी, अगर आपने टेम्परेचर दिया तो ये जल्दी मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी है वो भी लो है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला कि आप आयरन ले लीजिए, ठीक है। तो आयरन की जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल जो भी आपने यूज किया उसका एक ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आपने सोडियम लिया और उसकी रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर ऑक्साइड बनेगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या करते हैं, रिलीज हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक, तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कभी भी मेटल्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, बट वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्यों ध्यान रखनी है, ये आपको पहले समझना है। क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, है ना, और जो भी हमने रिएक्शन वहाँ पे पढ़ी थी, वो हम जो डिस्प्लेस कर रहे थे किसके बेसिस पे कर पा रहे थे, कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, जो मेटल हमको दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम है, ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये जो सबसे ऊपर है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो पोटेशियम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, देखो पोटेशियम आप देख पा रहे होंगे कि मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद कौन है, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब जैसे ही हाइड्रोजन पहुंचा, हाइड्रोजन के बाद वाले जितने भी है ये सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। ठीक है, जैसे कॉपर है, मरकरी है। ठीक, अगला आपका सिल्वर, और सबसे कम जो रिएक्टिव है, इसीलिए तो हम इसके, आपने देखा होगा कि जो भी हम ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, वो सारे के सारे किसके, गोल्ड या फिर सिल्वर से ही मतलब बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर आपने कोई सोने की चेन पहनी है, ठीक है, उसका रीजन ही क्या है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा उस पर, मतलब कुछ ऐसे काले कलर का कुछ उस पर लगेगा नहीं, मतलब उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, और ऊपर से वो कैसा भी रहेगा, हल्का भी होता है। मतलब अगर आपने लोहे की चेन बना दी तो भाई वो तो बहुत भारी हो जाएगी गले में, है ना। बट गोल्ड की ही हम क्यों बनाते हैं, गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ये रिएक्ट इजिली नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर भी आप देखोगे तो गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा रहता ही है कि वो रिएक्ट कर भी जाए, बट गोल्ड में बहुत रेयर चांस है कि वो रिएक्शन कर जाए। ठीक है, बहुत टाइम बाद कर सकता है अगर करेगा भी, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए वो इतना महंगा भी होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन, यानी कि एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन किस लिए यूज होता है, यूज इन फ्यूल एंड स्टील मेकिंग। ये सारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, यूज इन फर्टिलाइजर्स। सल्फर यूज इन मेडिसिन, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसके अंदर सल्फर का यूज होता ही होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन आपके फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, यानी कि जो भी हम खेतों में डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन होता ही है। ठीक, कार्बन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूल और स्टील मेकिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल का यूज नहीं है, नॉन मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन भाई नॉन मेटल है, बट आपको पता है कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ऑर्स, अब सबसे पहले ये समझो कि ये ऑर्स क्या होता है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट, मतलब ऐसे मिनरल जहाँ से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करना आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, उसके बाद रिडक्शन टू ऑब्टेन मेटल, उसके बाद क्या करोगे, रिफाइनिंग टू प्योरीफाई मेटल। यानी कि जब ये प्योरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन, देखो सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा ना ये रियल लाइफ में, वो आयरन को ही देखते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी आपने गेट बनाया अपने घर पे, है ना, या फिर आपने कहीं पे ऐसा आयरन को देखा है, तो हर जगह पे ना उसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, क्योंकि उस पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है। तो कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एनवायरमेंटल रिएक्शन, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसके लिए फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, Fe2O3.XH2। प्रिवेंशन क्या है भाई, पेंट कर दो F, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो एलोइन के साथ। ठीक। नेक्स्ट है आपका एलोइज। अब ये एलोइज क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, मिक्सचर है किसका, मेटल्स और मेटल्स का, या फिर आप कह सकते हैं नॉन मेटल्स का। मतलब सिर्फ एक मेटल नहीं होना चाहिए, दो मेटल कम से कम चाहिए, तभी तो मिक्सचर बनेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोइज। तो एलोइज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर जिंक, या फिर स्टील, देखो आयरन प्लस कार्बन, मतलब ये सब क्या है, एलॉयज है। ब्रास सिर्फ एक मेटल से बना हुआ नहीं है, इसमें क्या है, जिंक भी है और कॉपर भी है। तो जिंक प्लस कॉपर से क्या बन गया आपका, ब्रास। स्टील कैसे बनता है, आयरन प्लस कार्बन। अगर आपने सिर्फ आयरन ही आयरन यूज किया है, कार्बन उसके साथ यूज नहीं किया है, तो आपका जो स्टील है वो इजीली बनेगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में हमको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एलॉयज क्या होते हैं, या तो मेटल मेटल के मिक्सचर होंगे, या फिर मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेप्शंस, कि भाई एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो क्या बोला, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, हम की हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, बट अब ये क्या बोल रहा है कि मरकरी को छोड़ के बाकी सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। इसका मतलब मरकरी किस में रहता है, ये किस में रहेगा फिर, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, जो भी थर्मामीटर रहता है उसके अंदर भी हमारा मरकरी होता है, तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। जबकि है क्या मेटल, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, यू हैव यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते थे, हाई, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग। तो ये भी एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे हैं यहाँ पे, लो। जबकि हमने पढ़ा क्या था कि मेटल के तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, गैलियम और सीजियम ये है दोनों मेटल, बट इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होते हैं। These two metals will melt if you keep them on your palm। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि पाम पे रखने पे ही वो पिघल जाए, ऐसे कौन से मेटल है, तो ध्यान रखना गैलियम एंड सीजियम। राइट। नेक्स्ट आपके पास आयोडीन। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बट इट इज लस्ट्रस, मतलब ये चमकेगा। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकते नहीं है, बट आयोडीन चमकता है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि जिसका जो एलोट्रॉप है, डायमंड, डायमंड आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है। जबकि अभी हमने क्या समझा था कि भाई नॉन मेटल तो कैसे होते हैं, सॉफ्ट, बट यहाँ पे तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमने एक चीज ये भी देखी थी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो नॉन मेटल्स के कम होते थे भाई, पर जो डायमंड है उसका तो काफी हाई रहता है। तो नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेफाइट है। ठीक है,
ग्रेफाइट हमने अभी पढ़ा भी था कि वो कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि है वो भी क्या, वो भी नॉन मेटल है, बट अच्छा सोर्स है। तो कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अनदर एलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आर सो सॉफ्ट, मतलब ये इतने सॉफ्ट है, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, मतलब इनको चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट है। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अभी हमने क्या बोला था कि भाई ये तो सॉलिड होते हैं, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, और है ये क्या, मेटल है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शंस है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया आपको ध्यान रखना कि क्या होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो, किस रेशियो में होने चाहिए, 3:1, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रेशियो है वो 3:1, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेशियो नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो अमाउंट है, 3 किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और 1 किसके लिए यूज हुआ है, नाइट्रिक एसिड के लिए। तो ज़्यादा किसको रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 किसको रखना है, नाइट्रिक एसिड को। तो 3:1 जो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। इट कैन डिजोल्व गोल्ड even though neither of these acid can do so alone. ठीक है, aquaresia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एक्वारेजिया ही एक ऐसा सोर्स है आपके पास जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व, किसको डिसॉल्व कर सकता है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक, इसको समझो। फिजिकल नेचर, सबसे पहले ये समझो कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक है पॉजिटिव नेचर का और एक है नेगेटिव, तभी उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक, और जहाँ पे भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसी रहती है, मैक्सिमम टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहती है। अब आयोनिक आयन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, स्पेस कम है। अगर स्पेस कम है और वहाँ पे दो, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ही होगा। क्यों, हमको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2/R²। ठीक, यानी कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स उतना कम लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो आपका फोर्स है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। अब क्यों होता है, आपसे किसी ने पूछ लिया क्यों, ऐसा क्यों है भाई कि जो आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अटैक, यानी कि जो इनके बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है। उसको ब्रेक करने के लिए आपके पास एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वही वहाँ पे टेम्परे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा ही होगा। अब अगला है सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, एसिड। आपने देखा होगा कि आपको पूछा भी जाता है कभी कभी कि केरोसिन ऑयल को और सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखा जाता है। ठीक है, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कैसे वो डेली लाइफ में काम आते हैं। अब आप इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। आपके एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ रमेश, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।